एजुकेशन इन पोस्ट कोविड वर्ल्ड। कोविड ने हमारी दुनिया को बहुत ज़्यादा चेंज कर दिया है। अगर हम कहें कि एक दुनिया कोविड से पहले वाली थी और एक कोविड के बाद वाली है तो ऐसा कहना गलत नहीं होगा। तो आइए अल्लाह के नाम से इस अपनी बात को मैं शुरू करता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मेरी इस टॉक के 4 हिस्से हैं। पहले हिस्से में हम बात करेंगे कि दुनिया कहाँ जा रही है। दूसरे हिस्से में बात करेंगे कि हम लोग कहाँ खड़े हुए हैं। तीसरे हिस्से में हम बात करेंगे हमें क्या करना चाहिए ताकि हम दुनिया का और बदलती हुई दुनिया का साथ दे सकें। और चौथे हिस्से में मुख्तसरन बात करेंगे कि ऐसा करने से हमें क्या फ़ायदा होगा, क्योंकि हर शख्स ज़ाहिर बात है अपना फ़ायदा सोचता है। अगर उसको अपना फ़ायदा ही नज़र नहीं आएगा तो आपको जो भी इसको बात करते रहें वो उसकी समझ में नहीं आएगी। हम शुरू करते हैं कि दुनिया कहाँ जा रही है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ऑटोमेशन, रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन RPA, इसकी वजह से दुनिया में तकरीबन 6 से 9 करोड़ जॉब्स ख़त्म हो जाएंगी 2030 तक, यानी कि अगले 9-10 सालों के अंदर। GPT-3 एक एल्गोरिथम है, हमने उसका इकोनॉमिकल इम्पैक्ट कैलकुलेट किया जो सिर्फ और सिर्फ जॉब्स के ऊपर है। जिससे लोगों की जॉब चली जाएगी तो वो $17 बिलियन का बनता है। सेल्फ ड्राइविंग कार है, अब सेल्फ ड्राइविंग कार होगी तो आप खुद सोचें जो इतने हमारे मिलियंस ड्राइवर्स हैं मिडिल ईस्ट के अंदर, पाकिस्तान के, उनका क्या होगा। अगर सारी सेल्फ ड्राइविंग कार आ जाएंगी तो ज़ाहिर बात है उन लोगों की जॉब खत्म हो जाएगी। अकाउंटिंग का प्रोफेशन वाइप ऑफ हो जाएगा, मेडिक्स वाले चले जाएंगे, पैरा लीगल वाले चले जाएंगे, बिल्कुल सारे काम कंप्यूटर कर लेगा। सारी जो नॉन कंप्लायंस होती है अकाउंटिंग की, ऑडिट की, वो भी सारा वो संभाल लेगा। गूगल ने पूरी टीम्स अपनी फारिग कर दी है कोरिया और जापान से, जो ट्रांसलेशन करती थी, अब वो तमाम काम कंप्यूटर ने संभाल लिया है। तो अब ये जॉब्स तेज़ी से ख़त्म होती जा रही हैं। आप देखें अमेज़न के अंदर, वेयर हाउस के अंदर रोबोट्स आ गए, वो बहुत अच्छा काम करते हैं। ना उनकी सिक लीव होती है, ना उनको इंश्योरेंस देनी पड़ती है, ना उनकी बीवी बच्चे बीमार होते हैं। और एक रोबोट ऑन एवरेज तकरीबन $20,000 का मुनाफा करता है। तो जॉब्स तेज़ी से ख़त्म हो रही हैं और ये बात अज़र मिन अश-शम्स से तमाम लोगों को मालूम है। अच्छा, लेकिन इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वजह से, RPA की वजह से कुछ एडवांस जॉब्स क्रिएट भी होंगी। हमें बंदे चाहिए होंगे जो इन रोबोट को सिखा सकें, इनको अपना माफी ज़मीर समझा सकें, इनके ऊपर प्रोग्रामिंग कर सकें और कोड कर सकें। तो तकरीबन हमारे पास 6 करोड़ के करीब जॉब्स क्रिएट भी होंगे अगले 9-10 सालों के अंदर। लेकिन तमाम जॉब्स, तमाम नौकरियों के लिए आपको कोडिंग आनी चाहिए, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग आनी चाहिए, वन वे और अदर। ग्लोबल लिटरेसी की अगर हम बात करें तो इस वक्त वो 86% के ऊपर है। और लिटरेट का मतलब होता है अ पर्सन हु कैन साइन हिज ओन नेम इन हिज ओन लैंग्वेज। अगर आप अपनी ज़ुबान के अंदर अपना नाम लिख सकें तो दुनिया आपको लिटरेट कहती है। अगर हमें डेफिनेशन थोड़ी देर के लिए चेंज कर दें, फ्रॉम बीइंग एबल टू साइन टू बीइंग एबल टू कोड कर दें, तो ग्लोबल लिटरेसी 86% से ड्रॉप होकर 3% के ऊपर आ जाएगी। तो इतने कम लोग हैं दुनिया में जिनको कोडिंग आती है, तो कोडिंग सीखे बगैर अब कोई चारागार नहीं है। 74% दुनिया के जो प्रोग्रामर्स होते हैं हैकर रैंक के मुताबिक वो सेल्फ टॉट हैं। 25% जो प्रोग्रामर्स हैं UK के अंदर, उन लोगों ने प्रोग्रामिंग पहले सीखी है, ड्राइविंग बाद में सीखी है। 11% प्रोग्रामर होते हैं जो प्रोग्रामिंग सीख जाते हैं 4 साल से 11 साल की उम्र के अंदर। अब हमारे पास ये चीज़ें इस लेवल के ऊपर नहीं है जिस लेवल पे होनी चाहिए। एक प्रोग्रामर एक आम आदमी के मुकाबले में कम से कम साल के $22,000 ज़्यादा कमाता है। तो अगर आपके पास प्रोग्रामिंग आपको आती होगी तो ना सिर्फ कि आपके पास जॉब के मौके ज़्यादा हैं, बल्कि आप ज़्यादा पैसे भी कमा सकते हैं। 60% जॉब्स जो अगले 10 सालों में आएंगी वो अभी इन्वेंट नहीं हुई, अभी ईजाद भी नहीं हुई। देखिए, मैंने 1998 में शाह लतीफ़ यूनिवर्सिटी खैरपुर से बैचलर्स किया। अब उस वक्त ना अमेज़न का नाम किसी ने सुना था, ना फेसबुक था, ना नेटफ्लिक्स था, ना एंड्रॉयड ऐप्स थी, ना आईफोन ऐप्स थी। नाउ आई मेक माई लिविंग ऑन इट। तो अगर मैं उसी वक्त की तमाम चीज़ों के पास रहता जो कुछ मैंने वहाँ पढ़ा था तो मैं क्या कर रहा होता। हमने फोक्स प्रो पढ़ी थी, हमने DBase 3+ पढ़ी थी, DOS 6.2 पढ़ा था। अब वो चीज़ें ज़ाहिर बात है आज नहीं चल रही, वो हमारी काम नहीं आ रही। एक चीज़ काम आ रही है RM कोबोल, वो अमेरिका में यहाँ हॉस्पिटल कुछ अभी तक उसके ऊपर चल रहे हैं, वो फ़ायदा मुझे देती है, बाकी कुछ नहीं, इतना ज़्यादा नहीं चल रहा। सिस्टम एनालिसिस डिज़ाइन की चीज़ें पढ़ी थी, M-कॉमर्स पढ़ा था, MI सिस्टम पढ़ा था, वो तमाम डेफिनेशंस ही चेंज हो गई हैं। आगे के दौर में क्वांटम कंप्यूटिंग आ रही है। अपने साइबर सिक्योरिटी में कुछ भी पढ़ा हुआ हो, जब QRE हमारे पास आ जाएगी, क्वांटम रेजिस्टेंट इंक्रिप्शन आ जाएगी, तो अब साइबर सिक्योरिटी आपको कितना फ़ायदा पहुंचाएगी। तो अगर आप अपने आप को अपडेट नहीं रख रहे आगे के दौर के हिसाब से तो जॉब कैसे करेंगे। मैं आपको कुछ जॉब के टाइटल्स बताता हूँ और आप देखें अगर आप इसमें से किसी के लिए क्वालिफाई करते हैं। 3D क्लॉथिंग डिज़ाइनर, 3D फूड शेफ, नैनोमेडिक्स, ड्रोन ट्रैफिक ऑप्टिमाइज़र, अल्टरनेटिव करेंसी बैंकर, क्वांटम कंप्यूटिंग डेवलपर, डस्ट डेवलपर, नैनोमेडिक्स। ये तमाम वो जॉब्स ऐसी हैं जो
आप नहीं कर सकते। लाइफ लॉगर है, डेटा स्कैवेंजर्स है, डेटा हॉस्टेज नेगोशिएटर्स हैं, प्राइवेसी गार्ड्स हैं, ये तमाम वो जॉब्स हैं दुनिया में आ रही हैं और लोग हायरिंग कर रहे हैं। और ज़ाहिर बात है हम लोगों ने नहीं सुना, हमारी यूनिवर्सिटीज़ के अंदर ये चीज़ें नहीं पढ़ाई जा रही। हमारे बच्चे पाकिस्तान में रोज़ टाइम ट्रेवल करते हैं। जब वो एजुकेशन सिस्टम में जाते हैं तो 1980 की, 1982 की, 1985 की चीज़ें पढ़ रहे होते हैं। जब दुनिया में आई होती है तो दुनिया पोस्ट कोविड 2021 के अंदर होती है और उन दोनों का कोई मैच नहीं होता। तो इस गैप को हमने किसी ना किसी तरीके से फिल करना है। तो यहाँ हमारा पहला पार्ट ख़त्म हुआ जिसमें हमने बात की कि दुनिया कहाँ जा रही है। दूसरे पार्ट के ऊपर बात करते हैं कि इस वक्त हम कहाँ खड़े हुए हैं एज अ नेशन, मिन हैसुल कौम हम कहाँ पर हैं। देखिए, पाकिस्तान के अंदर 60% लोग लिटरेट कहलाते हैं। ये गवर्नमेंट के फिगर्स हैं, गलत सही उनको पता होगा। इसका मतलब ये हुआ फिर भी 40% लोग हमारे पास ऐसे हैं, 80-85 मिलियन, जो अपना नाम अपनी ज़ुबान में नहीं लिख सकते। पाकिस्तान में कम व बेश 30 से ऊपर लैंग्वेजेस बोली जाती हैं। उर्दू 21% लोग समझते हैं। 3 लाख पाकिस्तान में ग्रेजुएट्स हैं जिनको अंग्रेज़ी बोलना, लिखना और समझ में आती है 22 करोड़ लोगों में से। पाकिस्तान में वो लोग जो प्राइमरी ग्रेड से पहुँचते हैं वो 15% हैं। मैट्रिक करने वाले 7% हैं। इंटरमीडिएट 3% लोग करते हैं। बैचलर्स 0.3%। अगर आपने बैचलर्स किया हुआ है तो आप बड़े खुश नसीब हैं, बिकॉज 99.7% पाकिस्तानियों के पास ये लग्जरी नहीं थी। मास्टर्स 0.09। 6000 PhD हमारे पास 22 करोड़ के अवाम के अंदर, और उसमें से भी 4000 मेरे जैसे हैं जो मुल्क से बाहर बैठे हुए हैं क्योंकि मुल्क में उनके पास अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है या कोई और मसला है किसी भी वजह से, जिस पर भी हम डिस्कशंस नहीं करते। पाकिस्तान के अंदर 3,17,000 स्कूल्स हैं। 50 मिलियन बच्चे हैं जो कि स्कूल्स में इनरोल्ड हैं। हमारे पास 18 लाख टीचर्स हैं। 26 लाख दूसरे बच्चे हमारे पास हैं जो 18,000 मदारिस के अंदर इनरोल्ड हैं। 22 मिलियन बच्चे हमारे पास आउट ऑफ स्कूल्स हैं। 1 मिलियन हम साल के ग्रेजुएट्स प्रोड्यूस करते हैं। 132 यूनिवर्सिटीज़ हैं जिसमें से 100 यूनिवर्सिटीज़ कंप्यूटर साइंस या IT पढ़ा रही होती है। 30,000 कंप्यूटर साइंस के ग्रेजुएट्स होते हैं। ये 5 से 6,000 FYPs बनाते हैं, फाइनल ईयर प्रोजेक्ट। अगर आप पढ़ें तो आपको जान के बड़ी हैरत होगी कि तकरीबन 700-800 बच्चों के FYP ग्रुप्स में लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन सिस्टम बनाते हैं। 700-800 पाकिस्तान में गिनने की 70 लाइब्रेरियाँ भी मौजूद नहीं है। रोबोटिक आर्म बनाते हैं, हवा में गेंद कैच करते हैं, उसको फेंक देते हैं। अब पाकिस्तान का कौन सा प्रेसिंग इशू इससे सॉल्व हो रहा है ये बात किसी को नहीं पता। वी आर वन ऑफ द यंगेस्ट नेशन इन द वर्ल्ड। 138.6 मिलियन हमारे पास यूथ मौजूद हैं, यानी कि वो लोग जिनकी उम्र 15 से 29 साल के दरमियान है। अगर जोग्राफिकली पाकिस्तान के नक्शे के ऊपर मैप करें तो ये 46 यूथ बनते हैं पर माइल, यानी 46 बच्चे बैठे हुए हैं हमारे पास फीमेल, और उनके पास रोज़गार नहीं है। अगर आपने रोज़गार उनको नहीं दिया तो ये अब चॉइस नहीं बची, ये आपकी मजबूरी है। ये बच्चे बेरोज़गार होंगे तो क्या करेंगे, मुल्क में क्राइम बढ़ेगा और बहुत ज़्यादा चीज़ों का मसले क्रिएट हो जाएंगे। इनमें फिर बहुत सारे बच्चे हमारे कुछ मुल्क से बाहर हैं, कुछ पढ़े लिखे नहीं हैं, वो स्किल्स वर्सेस डिग्री की चक्कर में आके लोगों ने पढ़ना छोड़ दिया है। अल्लाह उन पर रहम फरमाए। 20 मिलियन लोग हैं, सिर्फ 2 करोड़ ऐसे यूथ हमारे पास मौजूद हैं जो कि एम्प्लॉयबल हैं किसी ना किसी तौर के ऊपर, कि आप उनको कोई ना कोई जॉब दे सकते हैं। तो ये हमारी करंट सूरत हाल है और ये कोई बहुत अच्छी नहीं है। जिस तेज़ी से दुनिया आगे जा रही है और जिस तेज़ी से हम अपनी जगह पर रुके हुए हैं, तो ये कोई लगा नहीं खाता, कोई मैच नहीं है। अब बात करते हैं कि हमें करना क्या चाहिए ताकि इस बस को भी हम ना छोड़ दें, कुछ ना कुछ कर सकें। तो हमें क्या करना चाहिए? देखिए, पढ़ने के लिए आपको ज़्यादा कोर्सेज नहीं पढ़ने। 5 सब्जेक्ट्स हैं जो आपने पढ़ने हैं, बच्चों को पढ़ाने। ये अगर पढ़ा दीजिए, बाकी पढ़े ना पढ़े वो खुद ही सीख जाएगा। सबसे पहले बच्चों को आपने पढ़ानी है लैंग्वेज, उर्दू, अरबिक, इंग्लिश, जो चाहे उसको आप लैंग्वेज पढ़ा दीजिए। हम लोग उर्दू में सोचते हैं, उर्दू में ख्वाब देखते हैं, उर्दू में लतीफ़े सुनते हैं, उर्दू में गुस्सा करते हैं, तो कंसेप्ट भी हमें उर्दू में ही समझ में आएंगे। हम इंग्लिश में कंसेप्ट हटा देते हैं, बच्चे को कुछ नहीं पता चलता कि असल ज़िंदगी में उसका इतलाक़ कहाँ पर होगा, क्योंकि डेफिनेशन उसके अंदर उतरी होती ही नहीं है। उर्दू में शायरी करते हैं, उर्दू में मोहब्बत करते हैं, पढ़ाई के वक्त ऑफिशियल काम में हम अंग्रेज़ी को इस्तेमाल करते हैं, और ये जो हमें गैप नज़र आता है उसकी बहुत बड़ी वजह ये है। तो सबसे पहले तो बच्चों को लैंग्वेज पढ़ाएं, और जितनी चाहे लैंग्वेज पढ़ाएं, कोई मसला नहीं है। 6-7 बड़ी बड़ी लैंग्वेज पढ़ा देते हैं, आप दुनिया के 3 अरब लोगों से बात कर सकते हैं। उसके बाद मैथमेटिक्स, स्टेटिस्टिक्स और मैथमेटिक्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ये एब्स्ट्रक्शन में आपको काम आती है। साइंस पढ़ाएं, बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, फिर जिस फील्ड में वो जाना चाहे। चौथा जो बड़ा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है उसको मैं कहता हूँ TNE, टेक्नोलॉजी एंड एंटरप्रेन्योरशिप। सारे बच्चे जॉब नहीं कर सकते, उनको ई-कॉमर्स पे आना पड़ेगा। ई-कॉमर्स पाकिस्तान में बहुत ही ज़्यादा ग्रोइंग फील्ड है।
चाइना के अंदर जो ई कॉमर्स है वो टोटल रिटेल का 25% है। आप क्लिक करें ऑनलाइन और दूध आपके घर के ऊपर आ जाए तो इसको हम कहेंगे ई कॉमर्स। अगर यही दूध आप जाके वॉलमार्ट से, टेस्को से, किसी स्टोर से लेकर आ जाएं तो हम इसको बोलेंगे रिटेल। ये 25% है। अमेरिका में 16% है। चाइना ग्रो कर रहा है 2% के हिसाब से, अमेरिका ग्रो कर रहा है 1.6% के हिसाब से, इंडिया ग्रो कर रहा है 11% के हिसाब से, मेक्सिको ग्रो कर रहा है 33% के हिसाब से, पाकिस्तान ग्रो कर रहा है 130% के हिसाब से। मेरे ख्याल से दुनिया में सबसे ज़्यादा फास्टेस्ट है। हमारी ये टोटल ई कॉमर्स है वो टोटल रिटेल का सिर्फ 0.3% है। हमने 2020 में $1 बिलियन किए, ये 160 अरब रुपया बनता है। हम $2.3 बिलियन की तरफ जा रहे हैं इस साल इंशाल्लाह ताला। तो ई कॉमर्स में, एंटरप्रेन्योरशिप में आपको ज़रूर आना है। टेक्नोलॉजी, इमर्जिंग टेक्नोलॉजी सिर्फ 6 हैं हमारे पास जिसके ऊपर ज़्यादातर दुनिया जा रही है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डेटा साइंस, ब्लॉकचेन, साइबर सिक्योरिटी, डेवऑप्स या क्लाउड कंप्यूटिंग और इसके अलावा ब्लॉकचेन। तो आपने डिजिटल मार्केटिंग, एआई, डेटा साइंस, ब्लॉकचेन, साइबर सिक्योरिटी, डेवऑप्स और डिजिटल मार्केटिंग, इसमें मैंने बहुत सारी किताबें लिखी हुई हैं। आप किताबें पढ़ सकते हैं। मिसाल के तौर पे ये किताब है हिस्ट्री ऑफ मनी के ऊपर, और फिर मैंने किताब लिखी है ब्लॉकचेन के ऊपर। आप ब्लॉकचेन में जा रहे हैं तो ये बड़ी आपके लिए नुमाइंदा किताबें रहेंगी जिस पे आप कर सकते हैं। ये किताब है एक था एल्गोरिथम, जिसमें हमने कहानी के अंदर पूरा डेटा स्ट्रक्चर्स पढ़ाया है। फिर ये किताब है C++ के ऊपर, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अगर आपने पढ़नी हो तो। फिर ये 3 किताबों का सेट है जो कि हमने लिखी है डेटा एनालिसिस के ऊपर। इसमें नंपाई, कीरास, पांडास, मैटलिब, सीबोर्न लाइब्रेरीज। डेटा साइंस के लिए किताब है केगल की। फिर ये किताब है जिसमें हमने एआई का तारुफ करवाया है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। ये किताब है जो लिखी है डेटा साइंस के ऊपर, और ये बड़ी किताब डिटेल में जो मशीन लर्निंग पे लिखी है। और हम कोशिश कर रहे हैं कि हम बाकी इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ के ऊपर भी, जैसे डिजिटल मार्केटिंग हो गई, साइबर सिक्योरिटी हो गई, डेवऑप्स हो गई, उनके ऊपर भी किताबें लिखें। तो किताबें पढ़ते हैं तो टेक्नोलॉजी वाला पार्ट तो आपका कवर हो जाएगा। आखिरी सब्जेक्ट जो पढ़ाने वाला है वो ज्योग्राफी और हिस्ट्री। हिस्ट्री बगैर ज्योग्राफिया के पढ़ाना बड़ा मसला है, और अगर आप पढ़ भी लेते हैं तो इतना फ़ायदा कोई नहीं होता। हमारे बच्चों को नहीं पता होता। बैचलर्स करके आते हैं, उनसे पूछते हैं अमेरिका का दारुल हुकूमत क्या है, तो बोलते हैं न्यूयॉर्क। उनको नहीं पता होता अमेरिका का दारुल हुकूमत वाशिंगटन DC है। तो आपको पता ही नहीं होता, आपको नहीं पता नॉर्दर्न साइप्रस में क्या हो रहा है, तुर्की के साथ ग्रीस का क्या प्रॉब्लम है, कोसोवो में क्या प्रॉब्लम है, कोसोवो और सर्बिया के आपस में क्या मसला चल रहा है, बोस्निया में क्या मसला चल रहा है। अब दुनिया ग्लोबल विलेज बन गई है। ये तमाम बेसिक चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। इससे आपको एक इंटेलिजेंस मिलती है, आसपास का शऊर मिलता है, जिसे हम कहते हैं फील्ड की बसीरत मिलती है, और वो आपको डिसीजंस लेने में बड़ा मदद करती हैं। मिसाल के तौर पे अभी हमारे पास सेनेट के इलेक्शन हुए, हफीज़ शेख और यूसुफ रज़ा गिलानी साहब के। हफीज़ शेख साहब हार गए और लोगों का 23 अरब रुपया अगले दिन स्टॉक मार्केट में डूब गया। अब ये बिल्कुल कॉमन सेंस की बात है कि अगर इलेक्शन हो रहे हैं, अगर वो हार जाए तो लोग हार जाएंगे, लेकिन उसके बावजूद लोगों ने पैसा नहीं खींचा। इसी तरीके से स्टिमुलस आया अमेरिका के अंदर, वहाँ बहुत से लोगों का पैसा बढ़ गया, स्टॉक मार्केट ने जंप किया स्टिमुलस पैकेज की वजह से। अब ये बेसिक सिग्नल्स हैं जो आपको मिलते हैं, तो अगर आप ये चीज़ें नहीं पढ़ेंगे तो इन चीज़ों को आप समझ भी नहीं सकेंगे। इल्म के बहुत सारे फ़ायदे हैं। इल्म से बंदा एक अच्छा इंसान बनता है। इल्म से बंदा अपने आसपास मौजूद चीज़ों को अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करता है। आप पीछे कुछ सदियों में चले जाएं तो हर चीज़ ने इंप्रूव किया। जो घड़ी में पहनता हूँ उसने इंप्रूव किया, जो फ़ोन में इस्तेमाल करता हूँ उसने इंप्रूव किया, जिस गद्दे पे मैं सोता हूँ उसने इंप्रूव किया, जिस घर में मैं रहता हूँ उस घर ने इंप्रूव किया। इंसान इंप्रूव करने से बेचारा रह गया, हम वहीं के वहीं खड़े में। तो अब इल्म हासिल करें, इसको हासिल ज़रूर करना चाहिए। हमने डिस्कस किया दुनिया कहाँ जा रही है, हम कहाँ खड़े हैं, हमें क्या करना चाहिए। तो ये तो मैंने आपको पहले बता दिए 5 कोर्सेज जो आपने लाजमी पढ़ने हैं। तो आपने मैथ पढ़नी, आपने लैंग्वेज पढ़नी है, आपने साइंस पढ़नी है, आपने टेक्नोलॉजी एंटरप्रेन्योरशिप पढ़नी है, और आपने ज्योग्राफिया पढ़ना है। ये 5 हैं, बाकी पढ़े ना पढ़े उसकी खैर है। इसके अलावा एक काम आपने और करना है जिसको मैं कहता हूँ कैरेक्टर करिकुलम, जो हम लोग पुराने ज़माने में तालीम और तरबियत कहते थे। ये कैरेक्टर करिकुलम के अंदर 27 ऐसे फीचर्स हैं जो हमने रिसर्च करके बड़े आराम से देखे हैं, काफ़ी 2-3 साल इसके ऊपर लगाएं, और मैं सोचता हूँ इसके ऊपर किताब भी लिख दूँ कि कामयाब तालिब इल्म की 27 सिफ़ात या कामयाब इंसान की 27 सिफ़ात। ये बच्चों को ज़रूर सिखानी चाहिए। ये कैरेक्टर करिकुलम इतना ज़्यादा ज़रूरी है कि अगर आप किसी को सिखा दें तो वो कोशिश करेगा ना, कि कोशिश भी करेगा कि नाकाम रहे, तो इंशाल्लाह ताला वो नाकाम नहीं रह सकेगा, और इसका बिल्कुल फकदान है हमारे पास। तो आइए थोड़ी सी बात हम कर लेते हैं कैरेक्टर करिकुलम के ऊपर। सबसे पहली चीज़ जो आपको इसमें सिखानी है वो बच्चे का रब से कनेक्शन है, जिसको मैं दुआ बोलता हूँ। अब बच्चे को दुआ मांगना सिखाएं। देखिए किताब है बड़ी अच्छी मुल्ला अली कारी की हिज़्बुल आज़म, इसमें उन्हें वो तमाम दुआएं जो कुरान और हदीस में आई हैं वो सारी यकजा कर दी हैं, और आप पढ़ें तो आपको बड़ा कुछ सीखने को मिलता है। आप देखेंगे इसमें दुआ आऊज़ु बिल्लाहि नकूना मिनल जाहिलीन हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने मांगी थी जब ज़ुलेखा ने उनको ऑफ़र की थी गुनाह की। अब अजीब लगता है कि गुनाह की ऑफ़र के जवाब में वो बोल रहे हैं कि अल्लाह मैं जाहिलीन में से नहीं हूँ, जाहिलों में से नहीं हूँ। तो गुनाह का जहालत से क्या ताल्लुक़ है, तकवा का इल्म से क्या ताल्लुक़ है, ये सब आप किताब पढ़ के आपको समझ में आएगा।
आपको दुआ मिलेगी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गार हिरा में मांगा करते थे कि अल्लाह, ए वो अल्लाह जिसने आसमान और ज़मीन को बग़ैर किसी मिसाल के पैदा किया है, ए इसराफील अलैहिस्सलाम के अल्लाह, जिब्राईल अलैहिस्सलाम के अल्लाह, मीकाईल अलैहिस्सलाम के अल्लाह, वो चीज़ें जिन पे लोग इख्तलाफ करते हैं मुझे सही रास्ते पे डाल दें। मेक्सिको की कहावत है, टीचर अपेयर्स व्हेन स्टूडेंट इज़ रेडी। तो अब दुआएं पढ़ते रहे, आपको कम से कम पता होगा अल्लाह हमारी साइकोलॉजिकल मजबूरी भी है। नफ्सियाती तौर पे हमें कोई बंदा कोई चाहिए होता है, कोई सुपर पावर जिसके पास जाके हम रो सकें, दुहाई दे सकें, अपनी रिक्वेस्ट जमा करवा सकें, बंदा बड़ा मुतमईन हो जाता है। बगैर अल्लाह के आजकल के दौर में ज़िंदगी गुजारना बड़ा मुश्किल हो गया है। बंदे को अल्लाह के आसपास रहना चाहिए, दूर जाना ही नहीं चाहिए, पता नहीं कब कौन सा कोई काम ले लें। तो बहरहाल दुआ मोमिन का सबसे बड़ा हथियार है, दुआ मांगना सिखाना चाहिए। अब छोटे बच्चों को देखें घर में, आप उसको मार रहे होते हैं, वो माँ की तरफ देख रहा है, अरे अजीब बेवकूफ़ है, आप उसको मार रहे हैं, वो आपको जवाब में कुछ उल्टा सीधा बोले, जवाब में आपका हाथ पकड़े, डिफेंड करे, वो कुछ नहीं कर रहा तो माँ को देख रहा होता है। हम में से हर शख्स वली पैदा होता है, वो तो आगे जाके हम उल्टे सीधे काम करते रहते हैं और अल्लाह से दूर होते चले जाते हैं। तो बहरहाल दुआ बहुत स्ट्रॉन्ग है और बच्चों को ज़रूर सिखानी चाहिए। इस कैरेक्टर करिकुलम की जो दूसरी सिफ्त है वो है पर्पज़ और विजन। आप हैं क्यों इन दी फर्स्ट प्लेस, क्यों पैदा हुए हैं, आपका विजन क्या होना चाहिए। हम बहुत से लोग बोलते हैं कि जी हम तो सखर के हम बाहर नहीं निकलेंगे, हम कराची से बाहर नहीं जाएंगे, पाकिस्तान से बाहर नहीं जाएंगे। ओ भाई क्यों नहीं जाओगे। आप सूरह निसा में देखिए, अल्लाह बोलते हैं फीमा कुंतुम, जब बंदा मरेगा तो फरिश्ते आके पूछेंगे किस हाल में रहे हो, कहाँ से आ रहे हो। अब बंदा बोलेगा जी मैं तो ज़मीन में कमज़ोर बना दिया गया था, ज़मीन तो फलां सियासतदान की थी, फलां में तो कुछ कर नहीं पाता था। तो फरिश्ते मारेंगे उनको गोर्स और बोलेंगे अल्लाह की ज़मीन वसी नहीं थी, कहीं और निकल जाते। तो ये ज़रूर सीखना चाहिए कि पर्पज़ और विजन क्या है। तीसरी चीज़ फाइनेंशियल लिटरेसी। अब यकीन करें हमारे पास 26-26, 30-30 साल के बच्चे क्या जवान हो जाते हैं, उनका बैंक अकाउंट नहीं होता। अब्बू का बैंक अकाउंट है, चाचा का बैंक अकाउंट है, उस पर चल रहे हैं। फाइनेंशियल लिटरेसी हम लोग बच्चों को नहीं सिखाते। सोशल इंटेलिजेंस, फाइनेंशियल इंटेलिजेंस फिर सोशल इंटेलिजेंस। आज तो पूरी दुनिया सोशल इंटेलिजेंस, सोशल मीडिया के ऊपर चल रही है, आपको उसको बरतना सिखाना पड़ेगा बच्चों को। इमोशनल इंटेलिजेंस, एम्पैथी क्या होती है, आप किसी शख्स की बॉडी लैंग्वेज से क्या सीख सकते हैं, कब आपने बोलना है, कब नहीं बोलना, किस बंदे को किस सिचुएशन में कैसे ट्रीट करना है। और इसकी हम कोशिश कर रहे हैं कि पूरी लैब्स बना दें और तमाम चीज़ सिखा सकें, लेकिन आपको पढ़ानी ज़रूर है। ग्रेटिट्यूड, शुक्रगुजारी। हम लोग एक नंबर के कंप्लेन करने वाले बन गए हैं, हर चीज़ पे तनकीद करते हैं। याद रखिए नफ़ा और तनकीद कभी जमा नहीं होते। तो शुक्रगुजारी, शुक्र करना हमें सिखाना पड़ेगा किसी बंदे को। ग्रिट, तहम्मुल मिजाजी, स्ट्रेंथ ऑफ योर पेशेंस ओवर टाइम, परसिस्टेंस। आप किसी बच्चे को कोई काम देते हैं, अब उसको समझ में नहीं आता तो चुप हो जाता है, या उसको गूगल करेगा, गिटअप पे जाएगा, स्लेक के ऊपर जाएगा और उसका सोल्यूशन निकाल के लेकर आएगा। और इसकी मशकें जो बहुत आराम से बच्चों को करवा सकते हैं। रिस्पेक्ट, लोगों को इज्जत देना सीखें। हम मिन हौसल कौम इज्जत देने के ख़िलाफ़ है, तो हमें सिखाना पड़ेगा कि शुक्रिया कैसे अदा करते हैं और लोगों को रिस्पेक्ट, अदब कैसे सिखाते हैं और अदब किस तरीके से दिया जाता है। काइंडनेस, काइंडनेस इज़ द रेंट दैट वी नीड टू पे टू ऑक्यूपाई अ स्पेस ऑन दिस प्लानट। वी नीड टू बी काइंड फॉर नो रीज़न। अल्लाह का फजल भी किसी वजह का मोहताज नहीं है, तो आप भी लोगों पर रहम कर दिया करें, वजह ना ढूंढा करें, बगैर वजह के कर दिया करें। क्यूरियोसिटी, तजस्सुस, आस्किंग क्वेश्चंस, एक ये एबिलिटी सिखा दें। मैं यहाँ पे बुक का लिंक भी दे रहा हूँ एक, चेंज के नाम से, वन चेंज। अगर बच्चों को एक चीज़ सिखा देना कि सवाल कैसे पूछना है, बच्चा ज़िंदगी में बहुत बहुत आगे जाता है। ग्रोथ माइंडसेट, हम बच्चे से पूछते हैं जी आप बड़े होकर क्या बनेंगे, तो बच्चा निजाबत है जो अम्मी अब्बू ने कहा होता है वो बता देता है। आप सवाल पूछें कि आप क्या मुख्तलिफ करना चाहते हैं, आप ऐसा क्या करना चाहते हैं जिससे आप बिल्कुल अलग लगें। तो ग्रोथ माइंडसेट की भी ट्रेनिंग होती है, ग्रोथ माइंडसेट सिखाना पड़ता है। ग्रोथ की हैकिंग वगैरह हमारे पास है। सेल्फ कमांड, सेल्फ कमांड ये होती है कि आपका अपने आप पे कितना कंट्रोल है। अगर खाने पे बढ़ता हुआ अपना हाथ नहीं रोक सकते तो आपसे क्या उम्मीद करेंगे कि आप मुल्क चलाएंगे। अगर आप सुबह बिस्तर से नहीं उठ सकते तो आपसे कैसे उम्मीद रख लें कि आप बहुत से लोगों को आगे गाइड करेंगे, उनको कुछ कर सकेंगे। अगर अपने ऊपर आपका कंट्रोल नहीं है तो आप किसी और को कंट्रोल कर भी नहीं सकते, एक अच्छी मिसाल भी उनके लिए नहीं बन सकते। ऑनेस्टी, पाकिस्तान में हमने मिन हौसल कौम 3 चीज़ें अपने पे हराम कर ली हैं। वक्त की पाबंदी, किताब पढ़ना और सच बोलना। तो इसके ऊपर सिखाना पड़ेगा। इंटेलेक्चुअल ह्यूमिलिटी, मोडेस्टी। मेरे एक दोस्त हैं तारिक बलोच सहराई साहब, वो कहते हैं अल्लाह सुब्हानहू व तआला किसी शख्स को आजिज़ करना चाहें तो उससे आजिज़ी छीन लेते हैं। आप चले जाएँ, हर शख्स के गर्दन में सरिया लगा हुआ होता है, वो सीधे मुँह बात नहीं करता। जितना बड़ा आदमी बनता है उतना ही ज़्यादा सख्त होता चले जाता है, और ये बात कुदरत के उसूल के ख़िलाफ़ है। लिसनिंग, हम में से हर शख्स कम्युनिकेशन स्किल्स, स्पीकिंग ट्रेनिंग करवाता है, लिसनिंग की नहीं करवाता कि सुनने वाले भी तो बनो, किसी की बात सुन भी तो लो। ट्रैवलिंग ज़रूर करनी चाहिए।
आप बच्चे को आईफोन लेके ना दें, उसको बोलें दुबई का चक्कर लगा कर आ जाए। जितने पैसे में आप मरी जाते हैं कराची से, उतने पैसों में आप श्रीलंका का चक्कर लगा के आ सकते हैं। आप बाहर जाएंगे, आपको एक्सपोजर मिलेगा, आपकी गुनाह और सवाब की डेफिनेशन बदलेगी। आप देखेंगे दुनिया किस तरह रह रही है, किस हाल में रह रही है, आप और शुक्रगुजार बनेंगे। अब बांग्लादेश का चक्कर लगा कर आएँ, नेपाल का चक्कर लगा कर आएँ, आपको पाकिस्तान की कदर हो जाएगी। लीडरशिप, किस तरीके से लीड करना है, कैरेक्टर क्या होता है, किस तरीके से आप अपनी मिसाल से लोगों को बगैर कहे लीड कर सकते हैं। सेल्फ रिस्पेक्ट, प्राइड, हम इज्जत नफ्स किसी बंदे की इतनी मजरूह करते हैं, इतनी मजरूह करते हैं, फिर जो चाहे हो जाए उससे फ़र्क नहीं पड़ता। ये सिखानी चाहिए। साइंटिफिक मेथड, आप किस तरह हाइपोथेसिस बनाएंगे, किस तरह किसी चीज़ को वेरीफाई करेंगे, रेशनल दलील क्या है उसके पीछे, लॉजिक क्या है, सोहबत, मेंटरिंग क्या होती है, किस तरह सोहबत का असर पड़ता है। पहले ये खानकाहों का निज़ाम था हमारे पास, अब ख़त्म हो गया है। मोहब्बत, वफ़ा, वफ़ा किसे कहते हैं, क्यों वफ़ा करनी चाहिए, रब से क्यों वफ़ा करनी चाहिए, मुल्क से क्यों वफ़ा करनी चाहिए। वो परवीन शाकिर कहती हैं कि ए मादरे गीती तेरी हैरत भी बजा है, तेरे ही ना काम आया तो सर किसके लिए था। और एक और वफ़ा पे शेर है कि हम बारगाहे इश्क में मकबूल यूं हुए, खुद से बिछड़ गए तेरी कुर्बत के शौक़ में। खामोशी, कब खामोश रहना है, कब बोलना है। बोलने के साथ मसला ये है कि जो कुछ कह रहे हैं वो लिखा जाएगा, और जो कुछ लिखा जाएगा उसके बारे में पूछा जाएगा। हमारे मुल्क में हर वो शख्स जिसे खामोश रहना चाहिए वो बोल रहा है, हर वो शख्स जिसे पढ़ना चाहिए वो लिख रहा है। वो बड़ा बुरा हाल हुआ है। बंदगी, इससे बड़ी कोई डिग्री नहीं है, कोई पीएचडी नहीं है, कोई मास्टर्स नहीं है, कोई तमगाए हुस्न कारकर्दगी नहीं है, कोई प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस नहीं है। अगर बंदा बन जाए। फेलियर्स को कैसे एक्सेप्ट करना है। आप नेचर में देखें, नेचर फेलियर्स को बड़ा अप्रिशिएट करती है। एक चूंटी चढ़ती है गिरती है, चूंटी चढ़ती है गिरती है, 100-150 ट्राई के अंदर बेचारी कामयाब होती है। चीते का जो हंट का फेलियर रेट है वो 75% है। हमारे मास्टर में होता तो चीते को हम ताने दे के भूखा मार देते कि भाई तू तो वो चीता बना पड़ता है, और देख खरगोश भाग गया, देख हिरन तेरे पास से भाग गया, देख मुर्गा भी भाग गई। तो नेचर तो बड़ा अप्रिशिएट करती है फेलियर्स को। और आखिरी स्किल 27वीं वो है रीडिंग, पढ़ा करें। पढ़ने से बंदा बहुत कुछ सीखता है। तो बहरहाल ये वो करेक्टर करिकुलम है, आगे इसमें मजीद बात होती रहेगी। आखिरी चीज़, ये सारे काम कर लें तो हम जाएंगे कहाँ। आप ILO को पढ़ें, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, अभी अक्टूबर को में उनको 101 साल पूरे हो गए। उन्होंने दुनिया के 18,000 प्रोफेशंस बनाए, एस्ट्रोबायोलॉजी से लेके वाइल्ड फोटोग्राफर से लेके प्यून तक, और बता दिया किसके लिए क्या स्किल्स आनी चाहिए। और दुनिया भर के लोगों को 4 कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया। ILO लेवल 1 के ऊपर वो लोग होते हैं जिनके पास जिस्म हो लेकिन दिमागी सलाहियत इतनी ज़्यादा ना हो, तो आप उनको कोई भी काम बता देते हैं, वो काम करके दे ब्रिंग फूड ऑन द टेबल फॉर देयर फैमिलीज़। तो वो कहीं प्यून लग जाएंगे, कहीं मेड लग जाएंगे, कहीं सफाई वाले लग जाएंगे, किसी होटल के बाहर पगड़ी पहन के खड़े हो जाएंगे और दरबान बन जाएंगे और गेट खुला करेंगे। ILO लेवल 2 में वो आते हैं लोग जिनको आप स्किल सिखा सकते हैं। जो नहीं हमारे पास स्किल वर्सेस डिग्री चल रही होती है, या ILO लेवल 2 के ऊपर लोग आते हैं। आप 3 महीने में उसको तरखान बना दें, कारपेंटर बना दें, आप बढ़ई का उसको काम सिखा दें, आप उसको रंगरेज बना दें, आप दुपट्टा रंगना सिखा दें, आप उसको क्रेन ऑपरेटर बना दें, आप उसको लाइफ गार्ड बना दें स्विमिंग पूल के ऊपर, आप बॉडी गार्ड बना दें, गन चलाना सिखा दें, आप उसको ड्राइविंग सिखा दें। छोटी सी स्किल सिखा सकते हैं। जो हमारे पास टेफ्टा या वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स हैं वो ILO लेवल 2 के लोगों पर काम करते हैं। 3 पे वो आते हैं जिनके पास कम से कम बैचलर्स डिग्री हो, आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, वेब डेवलपर, सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स, डेटा साइंटिस्ट, ये सारे के सारे हमारे पास ILO लेवल 3 के अंदर आते हैं। लेवल 4 पे वो लोग आते हैं जो जैसे स्टीफन हॉकिंग हो गया, नोम चोम्स्की हो गया, इलोन मस्क हो गया, जो कि इंटेलिजेंसिया कहलाता है, जो कि पूरे मुल्क को लीड करता है। दुनिया के अब तरक्की याफ्ता मुल्कों को देखें तो 2 से 3% आबादी होती है जो लेवल 4 के ऊपर होती है। 20 से 25% लोग लेवल 3 के ऊपर होते हैं, बाकी 70% लेवल 1 और 2 के ऊपर ही होते हैं। हमारा प्रॉब्लम ये, जब हम AI पढ़ाना चाहते हैं तो हम चाहते हैं सारे लोगों को 10 लाख लोगों को AI डेवलपर बना दें। ये मुमकिन नहीं है। पहली बात तो वो सीख नहीं सकते, दूसरी बात इतनी जॉब्स अवेलेबल नहीं है ना। आप क्वांटम कंप्यूटिंग डेवलपर बना दें और बच्चा सखर में रहता हो तो उसे भूखा ही मरना है ना, और क्या करेगा, जॉब तो कोई अवेलेबल नहीं है वहाँ पर। तो सबको नहीं कर सकते। और अब लेवल 1 से लेवल 4 में बंदे को नहीं ला सकते। अब लेवल 1 से लेवल 2 पर आएंगे, 2 से 3 पर आएंगे, 3 से 4 पर आएंगे। ऐसे नहीं हो सकता कि कोई शॉर्टकट हो के बंदे को रात में ख्वाब आए, वो किसी बंदे से बात करे और वो लेवल 4 पे पहुंच जाए। ऐसे तो अमल भी नहीं है कि अब कि वो दुआएं लग जाए। तो भारत, तो ये छोटी सी हमारी टॉक थी, एजुकेशन इन पोस्ट कोविड वर्ल्ड। इसमें हमने 4 चीज़ें डिस्कस की। दुनिया कहाँ जा रही है, हम कहाँ खड़े हैं,
हमें क्या करना चाहिए, क्या पढ़ना चाहिए, इसमें हमने 5 कोर्सेज़ की बात की और डिटेल में बात की कैरेक्टर करिकुलम के ऊपर। और ऐसा कर लेंगे तो हमें क्या फ़ायदा होगा, हम आईलो लेवल के ऊपर आगे जा सकते हैं और उसी के हिसाब से हमारे आगे बढ़ने के चांसेस, कैरियर अपॉर्चुनिटीज़, मुल्क तरक्की करेगा, सब चीज़ें तरक्की करेंगी। मेरी बातें सुनने का शुक्रिया। मैं हूँ आप सबका ज़ीशान उस्मानी। पाकिस्तान जिंदाबाद।